तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, रिटर्न ऑफ इनकम का। तो मैंने आपको एक बार और रिपीट कराऊं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम में सेक्शन 1391 में कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन किसी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को मैंडेटरी नहीं है रिटर्न फाइल करना। वो रिटर्न फाइल तब करते हैं जब उनकी इनकम डिडक्शन और सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन लेने से पहले 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख की लिमिट से ऊपर हो जाती है। तो क्लियर था। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी, कुछ लेटेस्ट इंजर्शन आई थी। मैंने कहा था कि अगर कोई अपने बैंक अकाउंट के अंदर, करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करता है पूरे साल में, तो फिर वो बंदा चाहे उसकी लिमिट जो है, चाहे उस बंदे की लिमिट जो है कम हो, चाहे उस लिमिट बंदे की लिमिट ज़्यादा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो बंदे को फाइल करना पड़ेगा। फिर ये कहता है द पर्सन हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ एग्री, अभी सर ये सीए इंटर टैक्स की, अच्छा अच्छा ये टैक्स की क्लास की, सॉरी सॉरी, आज मुझे लगा आप इसके लिए आए थे, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगा आपकी क्लास के लिए आया था उसके, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, आपने ये पहले इसकी ली थी एक क्लास? नहीं नहीं, इसकी रिटर्न की। तो अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द पर्सन हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख इन वन और मोर सेविंग अकाउंट। तो अगर कोई बंदा अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करता है, तो उस बंदे को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, कंपलसरी है। तो क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना बेटा, सुनिए एक बार। अगर मैं कंपनी हूं, मैंडेटरी है मुझे अपनी रिटर्न फाइल करना। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैंडेटरी है मुझे अपनी रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल हूं, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एचयूएफ हूं, तो मेरे को अपनी रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब हो जाती है? जब मैं 80C टू 80U का डिडक्शन और सेक्शन 54 की एग्जामेशन लेने से पहले, इनकी एग्जामेशन अभी नहीं लेनी, इनकी एग्जामेशन लेने से पहले मेरी इनकम, अगर मेरी स्लैब रेट जो कि 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए, इस स्लैब रेट से अगर ऊपर मेरी इनकम हो जाती है और मैं इंडिविजुअल हूं, तो मेरे को जरूरी है कि मैं क्या करूं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरूंगा। ऑल वेल, लेकिन ये कंपलसरी किसके लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ऑल वेल। फिर मैंने कहा कि कुछ और पॉइंट है जो हमें देखने हैं। वो पॉइंट क्या है कि अगर कोई पर्सन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने बैंक में डिपॉजिट कर देता है अपने करंट अकाउंट के अंदर, अगर कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर देता है, तो वो पर्सन जरूरी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरे, चाहे वो ये बोलता हो कि मेरी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। मैंने पिछली बार बताया था ना, अभी बेटे रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ना पिछली क्लास के अंदर, ये क्लास अपलोडेड है, आप देख लेना चैनल पे। मैंने आपको बताया था कि लॉजिक ही नहीं बनता कि तेरे करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए और तेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। इतना बुरा हाल तो किसी भी देश का नहीं है जितना तू बता रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो पर्सन एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करता हो, तो बेशक तू ये बोलता हो तेरी इनकम 1 लाख है, 1.5 लाख है, मतलब 2.5 से कम है, मैं बिलीव ही नहीं करता भाई, मेरे को तू अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर के दे। सही है। आगे कहता है द पर्सन हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख, जिसका 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन कंट्री में खर्च हो रहा है, फॉरेन विजिट कर रहा है, 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा है और कह रहा है मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो यूएस से आ रहा है गरीब आदमी, साले यहाँ हम लोग यहाँ अयोध्या नहीं जा पाए, ठीक है। और तू गरीब आदमी है, ठीक है।
फिर आगे कह रहा है द पर्सन हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज, ये 1 लाख है, जिसका 1 लाख रुपए क्या आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, और वो गरीब है ना। तो ये भी पिछली क्लास में बताया था। जिसका ग्रॉस टर्नओवर बिजनेस से 60 लाख रुपए से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीव प्रोफेशन से 10 लाख रुपए से ज्यादा है। क्लियर है। तो ये सारी बातें, और जिसका एग्रीगेट टीडीएस जो है 25,000 रुपए से ज्यादा कटा है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000। ठीक है। तो इन सबको अपना आईटीआर भरने की आवश्यकता है, मैंडेटरी। ओके था। फिर मैंने आपको 139(1) में ड्यू डेट बताई थी, तो मैंने आपको बताया अगर आप कंपनी हो, अगर आप कंपनी हो, 31 अक्टूबर आपकी डेट है, 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसका अकाउंट जो है वो ऑडिट होता है अंडर इंडियन सॉरी इनकम टैक्स एक्ट या अंडर एनी अदर लॉ, जिसका अकाउंट ऑडिट होगा, तो इनकम टैक्स में होता है ना ऑडिट, 44 में हमने पढ़ा हुआ है, तो भी 31 अक्टूबर। और किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर जो होता है उसकी भी लास्ट डेट क्या होती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, तो उसके पार्टनर की भी डेट क्या होनी चाहिए, 31 अक्टूबर। इनके अलावा बाकी सब, मतलब आपके और मेरे जैसे आम लोग जो है वो कब भरते हैं, और बस एक बंदा भरता है अपना 30 नवंबर, उसकी लास्ट डेट है, वो जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करता है, जिसकी ट्रांजेक्शन्स फॉरेन में होती है। मान लो कोई एनजीओ है जिनके पास पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, डोनेशन के नाम पर, तो जिनका अमाउंट अंडर सेक्शन 92E पिछली क्लास में बताया था, जिनका अमाउंट अंडर सेक्शन 92E फॉरेन कंट्री से आ और जा रहा है, वो रिटर्न अपनी 30 नवंबर तक भरते हैं, और जनरली रिटर्न भरी जाती है 31 जुलाई। लेकिन अगर आप कंपनी हो या आपका अकाउंट ऑडिट हो रहा है, कोई बिजनेस हो मतलब पार्टनरशिप फर्म, या आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, तो 31 अक्टूबर। यहां तक ओके था। ये सारे एग्जांपल्स मैंने पढ़ लिए थे, ये वही है 31 नवंबर जो मैंने बताया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिस एसएससी की होती है। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको बताया 1394 बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। क्या आप अपनी बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम भर सकते हो, तो यस सर भर सकते हो। उससे पहले रिटर्न ऑफ लॉस बताया था, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ लॉस में मैंने आपको क्या बताया था, क्या आप अपनी रिटर्न ऑफ लॉस भर सकते हो, तो हाँ जी भरते। जब रिटर्न ऑफ प्रॉफिट भरोगे तो रिटर्न ऑफ लॉस भी भर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है रिटर्न ऑफ लॉस भरना। किन के लिए, हम इंडिविजुअल्स, लेकिन कंपनी वगैरह सब रिटर्न ऑफ लॉस भरती है। क्योंकि अगर आप रिटर्न ऑफ लॉस नहीं भरोगे तो आप अपने लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, समझ में आ गया, ये मैंने बता दिया था। फिर 1394 बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, इसके बारे में मैंने क्या बताया था, क्या मैं अपनी बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम भर सकता हूं, तो भर सकता हूं, मैं अपनी बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम भर सकता हूं। तो नॉर्मली रिटर्न ऑफ इनकम मैं कब भरता, 31 जुलाई को, लेकिन मैं अपनी रिटर्न जो है वो बिलेटेड भर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब, जल्दी बताओ, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले बिलेटेड रिटर्न। सब सुनना बेटे एक बार और, क्योंकि ये पेपर बेटे यही है 1391 3 और 4 यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब जो आगे वाले हैं ना ये सब थ्योरेटिकल है, अब आज की क्लास थ्योरेटिकल है, इसीलिए मैं आपको पहले पूरा कवर करवा रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में किया था। क्या मैं बिलेटेड रिटर्न भर सकता हूँ, तो हाँ भाई तू भर सकता है बिलेटेड रिटर्न। तो कब भर सकता हूँ, तो प्रीवियस ईयर था मान लो 23-24, तो मैं रिटर्न कब भरूंगा असेसमेंट ईयर में, नॉर्मली 31 जुलाई 24 को मेरी रिटर्न की लास्ट डेट होगी। तो मैं रिटर्न भर सकता हूं असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले। असेसमेंट ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च को, इससे 3 महीने पहले, मतलब मेरी लास्ट डेट क्या होगी, 31/12/2024, या तो ये डेट या
इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मेरे ऊपर असेसमेंट पहले ही कर दी। वैसे इतना तेज वो है नहीं इनकम टैक्स अथॉरिटी, लेकिन मान लो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी मोदी के काम को देख लिया, कहता है यार प्राइम मिनिस्टर इतना करता है तो हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो असेसमेंट मेरे 31 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन अगस्त में ही इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मेरे खिलाफ असेसमेंट जारी कर दी। सेक्शन 142 और 140, जल्दी बताओ किसका है बेटे, ध्यान से सुनियो। 142 किसका है? तो मैंने आपको बताया था अगर एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पर नहीं भरी तो फिर इनकम टैक्स वाले एसएससी को नोटिस देते हैं। दो अलग अलग सेक्शन है नोटिस देने के, 142 144। अगर 142 मिला तो यानी कि बड़े प्रेम से बोलेंगे कि सर आपका रिटर्न ड्यू है, आप कृपया अपने टैक्स को अगले 3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, जनरली 30 दिन देते हैं, 30 दिन में भर दो। या वो यही बोलेंगे सेक्शन 144 का नोटिस देके जिसमें बोलेंगे कि आपने रिटर्न नहीं भरी, आपका टैक्स अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो 144 मैंने क्या बताया था, ये डेंजर होता है, क्योंकि वो लोग जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बहुत हैवी करेंगे। इनकम 10 लाख होगी वो 1 करोड़ बता देंगे। 30 मान लो 30%, 30 लाख टैक्स, तो मकान बेच के टैक्स दिया, फिर किराए पे रह रहे हो, अच्छा लगेगा? तो फिर इज्जत से भर दो। समझ गए? तो हो सकता है कि इस डेट से पहले असेसमेंट ही हो जाए आपकी। तो असेसमेंट की डेट और 31 दिसंबर 2024 विच एवर इज अर्लियर आपकी लास्ट बिलेटेड रिटर्न की डेट होने वाली है। समझ गए सब? क्लियर है बेटे? तो ये हमने बिलेटेड बता दिया। नोटिस 142 बता दिया था, 142 इजी होता है, और 144 जिसके अंदर बोलते हैं आपकी जजमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया था। फिर ये था रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, ये बता दिया था, शायद यहीं तक हमने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो अब आज की क्लास आपकी शुरू। आपको आ गया समझ में? रिवीजन आ गई? पक्का आ गई सबको समझ में? ठीक है जी। तो सेक्शन 1395, बेटे मैं आपको बताऊं, कुछ 10 नंबर का आएगा एडवांस टैक्स, टीडीएस और रिटर्न में से। एडवांस टैक्स मैंने बोल दिया आपको, आप वीडियो देख लेना, एक वीडियो जारी करी 46 मिनट्स की, चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी करो। ठीक है? तो ये एडवांस टैक्स, टीडीएस और रिटर्न, ये 10 नंबर का आएगा आउट ऑफ 50। तो एडवांस टैक्स हो गया, रिटर्न आज हो जाएगा आपका, मोटा मोटा हो जाएगा। टीडीएस की मैं एक आपके लिए क्या डालूंगा, वीडियो डाल, शॉर्टकट वाली। तो आ जाओ, 1395 रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम क्या कहता है? क्या मैं अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज कर सकता हूँ? यार हो सकता है ना, मैंने जो पहले रिटर्न भरी थी उसके अंदर मुझे कुछ कमियां लग रही है, शायद पूरे साल में मेरे को एक कहीं से 9 लाख रुपए की एक पेमेंट आई थी, इनकम आई थी, कोई कैपिटल गेन हुआ था, मैं बताना भूल गया, पैसा बहुत है मेरे पास, रख रख के भूल रहा हूँ। तो भूल गया मैं, लेकिन मैं भूलूंगा ना, इनकम टैक्स वाला तो नहीं भूलेगा। और कल को इनकम टैक्स वाले ने मेरे पे स्क्रूटनी मार दी, तो फिर क्या मैं ये बात बोल पाऊंगा सर मैं तो भूल गया था? तब वो मेरी इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर आज मैं उसकी स्क्रूटनी करने से पहले उसको बोलता हूँ सर मैं रिटर्न भर चुका हूँ, मुझसे एक अभी अभी मिस्टेक आई है मेरे सामने और मैं अपनी रिटर्न को क्या करना चाहता हूँ, तो वो शाबाशी देगा। समझ गए? क्या कितनी भी बार रिवाइज, ये बताऊंगा अभी, खेल समझ रखा क्या? ठीक है, आ जाओ। तो ये कह रहा है टाइप ऑफ रिटर्न विच कैन बी रिवाइज, 139 एक रिवाइज आप कर सकते हो। तो बताओ 139 एक क्या होती है? सर कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी, और इंडिविजुअल वगैरह के लिए अगर उनकी स्लैब रेट से ऊपर इनकम आ जाए, डिडक्शन और सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन लिए बिना, तो वो मैंडेटरी। तो वो लोग भी अपने रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, जो बिलेटेड वाले हैं वो भी कर सकते हैं। बिलेटेड 139(4) अभी पढ़ा। अच्छा पता है आपको, रिटर्न ऑफ लॉस को हम लोग 139 ही मानते हैं, मतलब प्रॉफिट का रिटर्न 1391, और रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है 1393।
तो 1393 को भी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? नोट 2, ए रिटर्न फाइल्ड इन परसुएंस ऑफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1) कैन नॉट बी। हाँ, 142 में अगर आपको नोटिस आया था, मैं इनकम टैक्स हूं, मैंने आपको नोटिस दिया कि डियर सर, आपका इनकम टैक्स ड्यू है रिटर्न, और आप प्लीज 30 दिन में अपनी रिटर्न भर दो, और आपने मेरे नोटिस के बाद अपने रिटर्न भरा, तो फिर आपका वो रिटर्न ओके है, रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको रिवाइज, तो क्यों हम रिवाइज कर रहे हैं, वाई इज रिवीजन नेसेसरी, क्योंकि हमें पास होना है है ना। लेकिन ये लोग क्यों रिवाइज कर रहे हैं, कह रहे इफ देयर इज एनी ओमिशन और एरर इन द ओरिजिनल रिटर्न फिल्ड बाय द असेसी कैन फाइल ए रिवाइज रिटर्न टू करेक्ट सच एरर और omission। फिर कह रहा है द रिवाइज रिटर्न सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न, एक लाइन आगे बताना सुनो। रिवाइज रिटर्न, मान लो बंदे ने 30 नवंबर को करी, ओरिजिनल डेट थी 31 जुलाई, तो रिवाइज कब करी, 30 नवंबर को। मान लेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी, मान लेगा कि ये 31 जुलाई को रिप्लेस हो जाएगी, सब्सटीट्यूट हो जाएगा ओरिजिनल। दोबारा सुन, रिवाइज कब करेगा, ओरिजिनल के बाद ही। मान लो ओरिजिनल 31 जुलाई को भरी तूने, तो तेरे को 1 महीने बाद याद आया कि भाई मेरे कुछ ओमिशन हो गए हैं, तो तू ने 31 अगस्त को, 31 का अगस्त होता है, 30 का, 31 अगस्त को तूने अपनी रिटर्न जो है वो रिवाइज कर, तो जो तूने 31 अगस्त को करी है वो ओरिजिनल डेट का सब्सटीट्यूट हो जाएगा, मतलब मानेंगे वो लोग कि तूने ये रिटर्न 31 जुलाई को ही करी है। ऑल वेल, ठीक है, सबको आ रहा है। फिर ये कह रहा है द रिवाइज रिटर्न सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न वाज फिल्ड, इन अदर वर्ड्स इट वुड बी अज्यूम दैट द रिवाइज रिटर्न वाज फिल्ड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल। समझ गए मालिको? तो टाइम लिमिट क्या है, तो बेटे तू पूछ रहा था टाइम लिमिट, रिवाइज रिटर्न कैन बी सबमिटेड एट एनी टाइम बिफोर 3 months prior to the end of relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is। ये बड़ा अच्छा है, सुनना देगा। 31 जुलाई डेट थी लास्ट, तो मैं रिवाइज कब तक कर सकता हूँ, 31/12/24, या मेरे खिलाफ असेसमेंट आ गया, असेसमेंट आया मान लो 30 नवंबर 24 को, इन दोनों में से जो डेट पहले होगी वहां पर मैं उससे पहले अपनी रिटर्न को क्या कर सकता हूँ। अच्छा मान लो मेरे खिलाफ असेसमेंट आ गई 30/11 को, फिर मैं 1 दिसंबर को कहता हूँ सर मैं असेसमेंट को नहीं मानता, मेरे को रिवाइज करना है, मैं भूल गया था, मानेंगे बोलो? बोले साले, जब तेरे को मैंने नोटिस दिया तब तेरी नींद खुली है अभी, तो इसीलिए इस डेट से पहले यू कैन रिवाइज। मान लो असेसमेंट ही नहीं हुआ तो 31/12 से पहले, और जनरली 97% केसेस में असेसमेंट होता ही नहीं है। आपको मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि हमारे भारत के अंदर 142 करोड़ पॉपुलेशन में लगभग लगभग 8 करोड़ जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली है, 7.25 करोड़ अपनी क्या भरती है, रिटर्न भरती है, और टोटल 8 करोड़ का ओनली 3% की क्या की जाती है, स्क्रूटनी की जाती है। इतना सा डिपार्टमेंट है, इतने सारे लोग हैं, एक साथ अगर रिटर्न फाइल करने फिजिकली चले गए तो भूकंप आ जाएगा, बिल्डिंग में गिर जाएगी, वैसी जर्जर बिल्डिंग है आईटीओ में, कहीं जाके देख लो है। पहले फिजिकल होता था, अब नहीं होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते। भाई आगे बढ़ो। मेरी बीवी सामान की लिस्ट भेजी है कि शाम को लेके आना। चलो जी, तो ठीक है यहाँ तक ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े। तो देखो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 रिवाइज रिटर्न कैन बी फिल्ड टिल 31 December 24, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो मेरे प्यारे बच्चों असेसमेंट पहले हो गया तो फिर वो लास्ट डेट रहेगी। तो एन एसएससी कैन रिवाइज ए रिटर्न एनी
नंबर ऑफ टाइम। आंसर मिल गया तेरा, एमसीक्यू आता है इसके ऊपर। लेकिन द रिवाइज रिटर्न इज फिल्ड विद इन द टाइम लिमिट एज गिवन अबव। ऊपर कितनी बार भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम 3 घंटे का है, 2.5 घंटे में पेपर हो जाए तो आधे घंटे में कुछ भी कर लो। लेकिन मान लो जैसी क्वेश्चन पेपर आंसर सबमिट किया, बाहर गए वॉशरूम, वो तो भूल ही गया, फिर वापस आके तुम सर से मांगोगे आंसर शीट, सर बोलेगा मैं नहीं देंगे। थ्री इडियट्स मूवी में बोलता है ना, प्राइम मिनिस्टर के बेटे होंगे तो भी नहीं देंगे। वो भी बोले अच्छा, फिर तुम भी आमिर खान बन जाना। ठीक है, डन। चलो, तो ये हमारा हो गया टाइम लिमिट। अब बेटे आगे है, क्या बेटे? अच्छा हाँ, ये तो छूट ही गया। तो एन एसएससी कैन रिवाइज a रिटर्न any number of time provided the revised return is filled within the time limit as given above, but if the earlier return has been processed, revision shall not be allowed, the provision of section 234F। मतलब पुरानी वाली प्रोसेसिंग में है ना, तो नया रिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, अभी वो पहुंचे ही नहीं वहां तक। However, if the total income of an assessee does not exceed 5 lakh, the amount of late filing fee shall not exceed। तो लेट फाइलिंग की फीस भी आपको क्या लगता है वो फ्री फंड में बैठे हुए हैं? आपसे क्या लेंगे? फीस। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो 1000 रुपए तक आपकी फीस होती है। ठीक है, तो अब सुनो जी, आपका 1395 तक हमने किया। उम्मीद है सेक्शन सहित आपको याद हो गया होगा। ठीक है, सेक्शन 1396 आपको क्या बात बोल रहा है? 1396 कह रहा है पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न। आपको अपने रिटर्न के साथ में क्या क्या पर्टिकुलर्स सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से पर्टिकुलर्स आपको अपने रिटर्न के साथ में सबमिट करने पड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान से सुनना है। कह रहा द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ द रिटर्न शैल इन सर्टेन स्पेसिफाइड केस रिक्वायर्ड द असेसी टू फर्निश द पर्टिकुलर ऑफ। बेटे ध्यान से सुनना, बेशक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, assets of the prescribed nature and value held by him as a beneficial owner or otherwise, or in which he is a कोई एसेट्स जो आप एज बेनिफिशियल ओनर आपने होल्ड करके रखी हुई है, आपको बताना पड़ेगा। ऑल वेल, क्लबिंग याद है? क्लबिंग में भी कंसेप्ट है, अगर आप किसी की एसेट्स को होल्ड करते हो तो ट्रांसफरर के ऊपर जाता है। लेकिन पता कैसे चलेगा? तुम बताओगे तभी तो ट्रांसफरर से क्लबिंग करवाएंगे। हिज बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय हिम। आपने कितने बैंक अकाउंट हेल्ड कर रखे, कितने क्रेडिट कार्ड हेल्ड कर रखे, आप सबकी डिटेल्स हम लोगों को देने वाले हो। ऑल वेल, तो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट इनकर्ड बाय हिम अंडर प्रेस्क्राइब हेड्स। आपने जो जितने 5 हेड हमने बढ़े हैं, अपने जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है, या सच अदर आउट गोइंग्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ये आपको अपनी रिटर्न के साथ में ये सारी बातें बतानी है। रिपीट कर रहा हूं, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कोई बेनिफिशियरी ओनर हो, कितना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड है आपके पास, एक्सपेंडिचर जो आपने किए हुए हैं, और सच अदर आउट गोइंग्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। ऑल वेल, अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया। अभी तक जो हमने किया था वहां प्रैक्टिकल बातें बहुत सारी थी, अब थ्योरेटिकल आ गई। अब 1396 से कहता है पर्टिकुलर टू बी फर्निश विद रिटर्न इन केस ऑफ एन एसएससी। एसएससी किस में है? पीजीवीपी वाला है। ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं बहुत तेज तेज पढ़ूंगा क्योंकि वो पीजीवीपी में आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है। कह रहा द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ द रिटर्न शैल इन केस ऑफ एन एसएससी इंगेज इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन ऑल्सो रिक्वायर हिम टू फर्निश। तो आप अपनी रिटर्न के साथ में ये सब कुछ लिस्ट में लगी हुई जितनी भी 6-7 चीजें हैं, इन सबको आप अच्छे तरीके से डिटेल में दोगे। ध्यान से सुनना, पीजीवीपी में आप अपनी क्या दोगे, कब देनी होती है, ऑडिट कब होती है,
हाँ बोलना भाई। ठीक है, तो आपकी ऑडिट कंपलसरी होती है। आप एक टर्नओवर की लिमिट को अगर क्रॉस कर देते हो तो 44 ए लगता है, तो आपकी रिटर्न के साथ में आपकी वो ऑडिट की रिपोर्ट भी जाती है। तूने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है ना, तो ये जाता है ना इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, इसको अटैच करते हैं बिजनेस में। जितनी चीजें हैं सब कुछ आएगी, ऑल बिल्कुल। Particulars of the location and style of the principal place where he carries on the business and profession and all the branches thereof, ये भी दोगे। अपने पार्टनर्स के नाम और एड्रेस दोगे। इफ द assessee is a member of AOP BOI, तो एडिशनल और भी है नेम ऑफ द अदर मेंबर, एंड कितना शेयर जो है होल्ड कर रखा है AOP BOI के अंदर। क्लियर है? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम चांसेस है, बट अगर आ जाए तो आप लोग देख सकते। ठीक है, आया भाई? अब ये कह रहा है आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव मतलब जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, कोई बटन वटन खराब हो गया तो क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव। जैसे गर्मियों में एसी डिफेक्टिव हो जाता है हो गया था है ना, याद है तुझे? फिर इसको सही करवाया तो उसके बाद जाके मतलब इसको चला के और गर्मी लगती है तो डिफेक्टिव रिटर्न की हम बात करें 1399 की, कह रहा वेयर द असेसिंग ऑफिसर कंसीडर ए रिटर्न टू बी डिफेक्टिव ही शैल इंटीमेट द डिफेक्ट टू द। अरे इसके मैं आपको वो भेज चुका हूँ एमसीक्यूज, भेज दिया ना बेटे, भेज चुका हूँ। हाँ, आप इस ग्रुप में ऐड हो। ठीक है, तो मैं एमसीक्यूज वगैरह भेजता रहता हूँ, तो आप उसको सेव करते रहें, और जितने नहीं है वो आप मुझे बता दीजिएगा। एमसीक्यू, अच्छा, तो इसके मैं भेज दूंगा आपको। नहीं नहीं, ग्रुप में भेज अच्छा, मैं किसी और ग्रुप में भेज दिया हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ओके, कम। वेयर द असेसिंग ऑफिसर कंसीडर अ रिटर्न टू बी डिफेक्टिव ही शैल इंटीमेट द डिफेक्ट टू द असेसी एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन, ये 15 दिन है, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। अब कोई डिफेक्टिव आ गया, अब डिफेक्टिव क्या होता है, कुछ गड़बड़े आ ही जाती है, तो वो 15 दिन में आप सही कर सकते हो। द असेसिंग ऑफिसर कैन एक्सटेंड दिस टाइम पीरियड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द, तो असेसी के कहने पर वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इफ द असेसी डज नॉट रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन द सेड पीरियड ऑफ 15 दिन और एक्सटेंडेड टाइम जो भी मिला हो, मान लो 15 दिन का और मिल गया, देन द रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट? यूजलेस। In other words, it shall be deemed that the assessee has not filed the return of, तो हम ये कह देंगे तूने साले रिटर्न ही नहीं भरी, बेवकूफ बना रहा है हमें। वेयर द assessee rectify the defect after the said period of 15 दिन or extended time period but before complete of assessment, then the assessing officer may लिखा है यहाँ पर, मतलब रिश्वत लेके समझ गए? मे का मतलब ये होता है यहाँ पे, मे कॉन्डोन द डिले एंड ट्रीट द रिटर्न एज, लेकिन ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है। मान लो तुमने रिश्वत नहीं दी, तो बोलेगा नहीं निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं होता, हम लोग इसलिए बैठे हैं। फिर तुम निकाल के दो वहां से 500 की गड्डी, फिर देखो स्वागत होगा तुम्हारा। ठीक है, तो नोट की बात हम करते हैं। A return which has not been verified or signed as per 140 shall be treated as invalid, that is void ab initio. Such invalid return is not a defective return. Instances where a return of income shall be regarded as defective have been discussed in detail below. तो मैं यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न की बात करता हूँ। ऊपर ये कह रहा है ए रिटर्न विच हैज नॉट बीन वेरीफाइड और साइंड एज पर सेक्शन 140, आगे पढ़ेंगे। अगर कोई रिटर्न आपने वेरीफाई और साइन नहीं करी तो वो डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। डिफेक्टिव का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ बता रखा है। ऑल वेल, तो अब सुनते हैं डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है।
कह रहा इंस्टेंसेस वेयर अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव, तो रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड नेमली, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। The annexure statement and columns in the return of income relating to computation of income chargeable under each head of income, GTI or total income have been duly filled। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ रिटर्न ऑफ इनकम का, क्वेश्चन करवाया हुआ है, चलो देखते हैं, या यही बताता हूँ। मैंने आपको रिटर्न ऑफ इनकम का जो टोटल इनकम का क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे करके एक तो मेन आ जाता है अमाउंट, एक ये हेड का अमाउंट आता है, और ये हेड की क्या होती है कैलकुलेशन। अब जैसे पीजीबीपी है, तो पीजीबीपी की सारी कैलकुलेशन यहाँ होगी, ऐड वाला अमाउंट यहाँ डाल दो, लेस वाला अमाउंट यहाँ डाल दो, टोटल ऐड करके यहाँ डाल दो, ऐसे ही होता है। फिर पांचों ऐड की पीजीबीपी अदर सोर्सेज सैलरी वैलरी करके आपकी आती है क्या, ग्रॉस टोटल इनकम, डाल दी, लेस करेंगे चैप्टर 6 वाली डिडक्शंस, कर दी लेस, आपकी आई कौन सी, टोटल इनकम। तो ये सारे के सारे कॉलम आपके ड्यूली फिल्ड होने चाहिए, समझ गए। अच्छा, आपके रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाता था पहले, किसी और सिचुएशन में भी वो बताता हूँ। जैसे एटीसी का डिडक्शन आपको लेने के लिए एलआईसी की पर्ची साथ में अटैच करनी होती थी, पहले रिटर्न के साथ में स्टेपल करना होता था एलआईसी का प्रीमियम की पर्ची, वो इतनी मोटी हो जाती थी रिटर्न, अब नहीं करना पड़ता। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स क्या बोलता है, भारत की सरकार ये बात बोलती है कि हमें अपने टैक्स पेयर पे पूरा भरोसा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, झूठे साले, सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, सब उन्होंने लिंक करवा दिया, तो क्या भरोसा है, तो वो खुद ही चेक कर लेते। समझ गए बात को, तो डिटेल डालनी थी पॉलिसी। अरे वो एलआईसी नंबर आप उसमें डालोगे ना रिटर्न में, तो उससे वो कैच कर लेता वहां से सब कुछ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने अमाउंट डाला 1 लाख रुपए, तो भाई मेरी एलआईसी जाती, कुछ नहीं डालना, क्यों, क्योंकि काउंटर पेमेंट तो करते नहीं होगे, कैसे करते होगे, बैंक की डिटेल आपने डाली हुई है, तो वहां से मंथली वो देख लेंगे कटा है नहीं कटा, या हमारा काट रहा है। समझ गए बात को, ठीक है। सारे अकाउंट्स ऑनलाइन नहीं पे करते तो क्या एलआईसी कहाँ होता है ऐसा, बता कहाँ ऑनलाइन नहीं पे करते, बता कहाँ होता है, फिजिकल पर्ची जनरेट नहीं होती होगी, एक अमाउंट तय कर रखा है, एक अमाउंट तय कर रखा है, जैसे 50,000 से ज्यादा करोगे तो कैश करनी पड़ेगी, बैंक से करनी पड़ेगी, और जो उससे कम करते हैं तो वो रिटर्न उसमें ही नहीं आते होंगे, समझिए बात को। तो सारे क्राइटेरिया उन्होंने बना रखे, कहीं इनकम टैक्स वाला मार नहीं खाता, मार खाता है तो अगले अटेम्प्ट में उसका सेक्शन आ जाता है, समझिए बात को। चलो, तो ये ओके, पहला पॉइंट ओके। दूसरा कह रहा है द रिटर्न ऑफ इनकम इज एक्म्पाइंड बाय द फॉलोइंग, नेमली नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, पूरा कंप्यूटेशन दिखाओगे, मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाए थे सारे कंप्यूट करके, फिर HEC 4% लेकर, फिर माइनस TDS का अमाउंट कर कर टैक्स पेबल, एक एक स्टेप आपको देना है, ऑल वेल। फिर कहता था रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑब्टेन अंडर 44AB, अगर बिजनेस है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट लगेगी 44AB। द प्रूफ रिगार्डिंग द टैक्स इफ एनी क्लेम टू हैव बीन डिडक्टेड, मतलब कोई TDS TCS या कोई एडवांस टैक्स आपने दिया है, और टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट वो आगे आएगा, तो आप उसका प्रूफ दोगे, भाई TDS कटाए प्रूफ देंगे ना, बिना प्रूफ के थोड़ी वो हमें क्लेम वापस देंगे। अब आगे कह रहा है वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन बाय एन एसएससी द रिटर्न ऑफ इनकम इज एक्म्पाइंड बाय द फॉलोइंग कॉपीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग PNL इनकम वगैरह वगैरह, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एज डिटेल बिलो, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस, प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट, फर्म है तो AOP BOI है तो पर्सनल अकाउंट पार्टनर का, और फर्म मेंबर है AOP BOE पर्सनल अकाउंट पार्टनर का, तो ये सारी की सारी डिटेल हमें
देनी है। ठीक है। फिर ये कहता है वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन बाय द कंपनी, सॉरी एसएससी, the return should be accompanied by a statement indicating the amount of turnover or gross receipts या ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो ये किस में होता है? ये प्रिजम्पटिव वगैरह में होता है। प्रिजम्पटिव बेसिस पे पढ़ा है बेटे, प्रिजम्पटिव पीजीवीपी में। अब आप उसमें उस वाले बैच में करोगे ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर कोई एसएससी अपना रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो अज्यूम करके कि हमारा टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ है, तो उसका 8% हम इनकम पे क्या देते हैं? टैक्स दे देते हैं। 1.5 करोड़ का टर्नओवर भी तो कहीं किसी पेपर में लिखा होगा, तो उसकी डिटेल। ऑल वेल। और ये कहता है वेयर द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी हैव बीन ऑडिटेड द रिटर्न शुड बी अकम्पाइंड बाय कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अगर अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं एसएससी के, जैसे मैं कंपनी हूं तो मेरी अकाउंट्स क्या होते हैं? ऑडिट होते हैं, तो पूरी ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह सबमिट होती है। एंड वेयर द कॉस्ट अकाउंट ऑफ एन एसएससी हैव बीन ऑडिटेड अंडर 148 सेक्शन। तो लॉ के अंदर आप लोगों ने कंपनी ऑडिट पढ़ा होगा, वहां पर सबसे लास्ट सेक्शन है 148, वो ये बात बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है, जहां पर कॉस्ट की ज्यादा बात होती है, उनकी ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं। देख खुश हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो वो कॉस्ट ऑडिटर होते हैं। अगर आपके ऊपर सेक्शन 148 एप्लीकेबल है, तो आपकी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट भी आप क्या करोगे? सबमिट करने वाले। समझ गया जी? ठीक है। तो यह नोट है, मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलर आर नाउ रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज पार्ट ऑफ द रेलेवेंट रिटर्न फॉर सच एज डिटेल ऑफ टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, अमाउंट ऑफ टर्नओवर, ये सब जरूरी होता है। ठीक है सर। अब है आपका पैन नंबर। बहुत ज्यादा मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता हो पैन नंबर क्या होता है। आपकी जो रिटर्न सबमिट होती है वो पैन के साथ ही होती है। तो मेरा पैन नंबर है BWL33 डैश डैश M, और ये चारों वर्ड डिजिट और न्यूमेरिकल वाले। ठीक है, वो नहीं बताऊंगा, सालों रेट बढ़वा दो। कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी उंगली करने वालों की कमी थोड़ी है। कोई खाली पत्ता हो, तो वो है ऑफेंस है ना, 2 पेन जनरेट कराने करवा अब बहुत मुश्किल हो गया। पहले एक बंदे पे 8-8 पैन कार्ड होते थे। कहते कौन सा चाहिए बता, तो ऐसे बात करते थे। एक बार आप बता रहे थे वो एक कंपनी ने बहुत 10 पेन। अरे भाई, मैंने एक बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं बताया नहीं बताया, बताता हूँ। चल बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक कम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए गया था नेहरू प्लेस में, एक फर्म के अंदर। ना मैं कोई नाम नहीं लूंगा उस फर्म का, बहुत बड़ी बिल्डिंग में है वो फर्म, आज भी है उसी फ्लोर में। नहीं नहीं, रहने देना मत। ठीक है। तो वहां मैं पहुंचा, तो ऑडिट एज एन आर्टिकल वहां पहुंचा, तो उससे पहले मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था। तो वहां स्टाइफन 1,000 रुपये का था पर मंथ। वो भी एहसान करके बोल रहे 1,000 देंगे। तो वहां गया तो इंटरव्यू दिया, वो मैडम थी, चार्टर्ड थी। मैडम ने इंटरव्यू लिया, उनके हस्बैंड थे, वो भी चार्टर्ड थे, और वो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर। हस्बैंड मुझे नहीं पता था तब तक। उन्होंने कहा आपको स्टाइफन मिलेगा 5,000 फर्स्ट ईयर, 7,500 सेकेंड ईयर, और 10,000 थर्ड ईयर। 3 साल का होता है। मैं खुश। 5,000 मतलब 5,000 फर्क नहीं है, जैसे एक सीए को 1 लाख मिले और किसी कंपनी से 5 लाख मिले, अलग ही चौड़ा हो जाएगा पाँव इसके ऊपर इसके आएगा। है, डांस करो। ठीक। ठीक है। तो अब मैं तो खुला आराम से, मैंने कहा वाह, मैंने मैडम बस कब ज्वाइन करना है ये बताओ। कह रहे कल से आ जाना सुबह। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त जो कि आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो वहां पर 15 दिन का आर्टिकलशिप करके छोड़ के भाग चुका था, बट मैं ये बात नहीं जानता था। तो मैं चला गया, तो अगले दिन करी मैंने, तो 2-3 दिन ऑफिस में ही रहा।
फिर चौथे दिन उन्होंने मेरे को एक ऑडिट पे भेजा, स्टॉक ऑडिट थी रेलीगियर की। रेलीगियर एक कंपनी है फार्मा में। वो कुछ समझ ही नहीं आया, स्टॉक ऑडिट भी थी या वो क्या था, वो अटेंडेंस पूरी करने भेजा है, क्या समझ नहीं आया। अगले दिन फिर आ गए ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला आप रिटर्न भरो। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर दे दिया, मेरे को बोला रिटर्न भरो। तो मेरे पास कुछ 40-42 कंपनियों की फाइल्स रखी हुई थी। तो मैंने पहली कंपनी उठाई, उसकी डिटेल भरी, नीचे लॉस, कुछ 1,11,000 रुपये, 12,000 रुपये का लॉस। मैंने कहा पता नहीं, बेकार कंपनी, हटाओ साइड। भाई दूसरी उठाई फाइल, लॉस 2.5 लाख रुपए का, मैंने उसकी भी एंट्री मारी, साइड रख दी। तीसरी उठाई, लॉस। अब जब 5-6 बार मैंने एंट्री कर ली, तो मैंने कहा यार ये बड़ी बेकार फर्म है, इसकी सारे क्लाइंट लॉस में। ऊपर देखा तो 42 कंपनी थी, सबके एड्रेस सेम। ठीक है, वो एड्रेस वहीं का था जहाँ बैठ के मैं रिटर्न कर रहा था। वो सारी 42 कंपनियों के सेम एड्रेस। अब मैंने कहा ये, अब मैं फॉर्म नहीं भर रहा, अब मैं पहले सारी फाइलों को देखूं, एक देखूं एड्रेस, एड्रेस लॉस, एड्रेस लॉस, एड्रेस लॉस। ये क्या है? तो उन्होंने सारी वो शेल कंपनी बनवा रखी थी, और अपना सारा पैसा, ये जो स्टॉक स्टॉक का होता था, वो सब उसी के अंदर डालते थे, कैपिटल गेन का या जो भी था। यही ज्यादा थे, कैपिटल गेन शेयर वेयर के खूब इन्होंने किसी किसी के नाम पे ले रखे हैं। तो मैं गया फिर मैडम के पास लंच में, मैं कहा मैडम यहाँ के तो सारे एड्रेस सेम ही है, मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक होगी। अब मैं इनोसेंट, मुझे कह रही शट योर माउथ। भाई मेरे दिल पे लग गई। मतलब आपने बोला अच्छा लगा, कोई और बोलता मुंह तोड़ देता। तो अब मैं वहां से तो चला गया, उससे क्या ही बोले। बाहर गया तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैं कहा तू कहाँ आर्टिकल शिफ्ट कर रहा है? तो वो एक नेहरू प्लेस में बहुत अच्छी फर्म में लग गया था वो, उसका स्टाइफन 1,000 रुपये ही था। कह रहा तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा यहाँ जा रहा हूँ। कह रहा, तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ फंस गया? कह रहा फॉर्म जमा करा दिया इंस्टीट्यूट वाला साइन करके, ट्रेनिंग फॉर्म। मैं कहा नहीं। कह रहा भगले। तो मैं कहा बैग तो ऊपर ही। कह रहा छोड़ दे। कह रहा छोड़, मैं बैग को छोड़ू, जा रहा हूँ ऊपर। कह रहा आने नहीं देंगे, वो समझ जाते हैं कि लोग ये भागने वाला है, फॉर्म वॉर्म साइन करवा लेंगे। मैं कहा नहीं, वो मैं देख लूंगा। फिर ऊपर गया, बैग उठाया, मैम आई थी, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैम दादी मर गई। दादी मारी और बाहर। मैं कहा साला ये कहाँ फंस गया मैं। तो इतनी बुरी हालत थी पहले, एक एक कंपनी के इतने पैन कार्ड, इतनी सारी चीजें होती थी। अब क्योंकि ये पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब बचा दिया। इन्होंने कहा कि अब आपके अब जेन्युइन पैन कार्ड ही होते हैं सब पे, अब फेक वाले नहीं होते, क्योंकि फेक बनाने वाले भी डरते हैं। तो ठीक है, तो हमारा पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो कुछ ऐसे बता रखा है, पहले 3 कैरेक्टर अल्फाबेट सीरीज के हैं, देखो क्या है, BWL। ठीक है, 4 कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, ये फोर्थ है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेटस SSC का। तो यहाँ पर P जो आता है, इसका मतलब ये कौन है, इंडिविजुअल। ठीक है, P रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल, मैंने ये अपना बताया मैं कौन हूँ, इंडिविजुअल हूँ। और F फर्म, C होता है तो कंपनी, H होता है तो HUF। फिफ्थ कैरेक्टर बंदे की जात दिखाता है, जात इन द सेंस होता है उसका लास्ट नेम। समझ में आ गई बात? तो मेरा नाम है दीपक पाठक, तो P से स्टार्ट होता है वर्ड, इसीलिए इन्होंने क्या दिया, इसलिए मैंने ये लिखा भी है ताकि आपको समझा दूं। और कैरेक्टर 6 से 9 सीक्वेंशियल नंबर होते हैं, 0001 से 9999 तक। तो मेरा कुछ 7,000 की सीरीज में है। और लास्ट कैरेक्टर एक अल्फाबेटिक चेक डिजिट होता है, तो देखो ये क्या है, तो मेरा ये है BWL डबल P डैश डैश डैश। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा पेन नंबर होता है। तो पर्सन मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेन, तो इन सारे लोगों को बोल रखा है कि सर आप लोगों को अपना पैन नंबर चाहिए ही चाहिए। तो एनी पर्सन जिसकी टोटल इनकम एक्सीड्स करती है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से, एनी पर्सन हु इज एसेसेबल ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, जैसे ये क्लबिंग वगैरह जो होती है, ए पर्सन इंगेज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन और उसका टर्नओवर लाइकली टू एक्सीड 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर होने वाला है। मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया
और मेरे को पता लग रहा है कि मेरा टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, पहले साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे साल लग रहा है हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। एवरी पर्सन बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन एन इंडिविजुअल which enter into a financial transaction of an amount aggregating to 2.5 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, जिसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इतने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है, स्लैब रेट में आते हैं ना, हम बाद में देखेंगे इनकम है या नहीं है, पैन कार्ड तो लाओ, ठीक है। एवरी पर्सन जो एमडी या डायरेक्टर है, अब जैसे मैं बोलूँ आई एम द एमडी ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, वो कहते हैं आप रिटर्न भरते हो, आई डोंट हैव पैन कार्ड, अच्छा लगेगा टाई वाई पहन के कह रहा हूँ पैन कार्ड नहीं है मेरे पास, डायरेक्टर हूँ भाई, इज्जत कर, ठीक है। और आगे कहता है ए पर्सन हु रिसीव एनी सम ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, जैसे अभी भारत में बहुत सारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह का 10% कटता होगा, क्यों कटता है, ताकि वो एम्प्लॉय अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरे, इनकम टैक्स की लिमिट में अगर आते हैं टैक्स में तो टैक्स भरे, नहीं आते तो अपना रिटर्न जो टीडीएस कटा था वापस ले ले विद इंटरेस्ट, आया समझ में, तो ये गवर्नमेंट टैक्स के पैसे काटती है। ऑल वेल, मेरी वाइफ की सैलरी आती है उसकी भी टीडीएस कटता है हर महीने 10%, तो वो जैसी रिटर्न भरती है टैक्स पे करके और फिर वो बाकी का बैलेंस उसको मिल जाता है, जितने एम्प्लॉयज भारत के अंदर है टीडीएस करता है, समझ में आ गई बात। कुछ नोट यहाँ पर बना रखे हैं, थोड़ा अच्छे से सुनना नोट को। नोट 1, फॉर वाइडनिंग द टैक्स बेस every person who has not been allotted a pen and who intend to enter into such transaction as prescribed by CBDT is also required to apply for pen to the assessing officer। जिसको पेन अलॉट नहीं हुआ और वो किसी ट्रांजेक्शन में घुसना चाहता है तो सीबीडीटी कहती है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप पैसे लेके जाना बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट कराने, चाहे वो आपके 1 साल की जमा पूंजी हो, वो आपको जमा करने से पहले पैन कार्ड मांगेंगे, सही है। नोट 2 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल और रेलेवेंट टू द पर्पज ऑफ द एक्ट, सीजी मे नोटिफाइड एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू अप्लाई टू एओ फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। किसी को भी सीजी बोल देगा, मान लो सीजी को किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, मान लो कि कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं जनरली, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कितने सारे मकान एक एक बंदे के, और उसने आईटीआर ही नहीं भरी कभी। कई ऐसे लोग आज भी हैं जिनके पास 2-2, 5-5 करोड़ रुपए की इनकम है, लेकिन वो अपनी आईटीआर नहीं भरते, पता है कि उन्होंने सालों ने पैन कार्ड ही नहीं बनाया, तो सीजी की नज़र उस पर पड़ गई, वो उसकी बेटी की शादी में चला गया। जैसे बनियों को देखना, बनियों की वैसे रहन सहन नॉर्मल होगा, अब तो थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगे पिछले 10 10 सालों से 15 सालों से, बट वो कभी नॉर्मल देखना, फटी बनियान सी होगी, कुछ नहीं, सब भगवान का दिया है, सब वो है, पूरा बंगला होगा, घर का नाम होगा कुटिया, ठीक है। लेकिन उनकी शादी में जाना तुम कभी, उनकी बेटियों की शादी में जाना, ओ भाई साहब तुम्हें शर्म आ जाएगी अपने आप से, कहता भाई ये तो बढ़िया था, ऐसी भयानक शादी करते हैं वो लोग। तो सीजी में सीजी का कोई बंदा था चला गया, अच्छा इसके पास इतना पैसा है, उससे पूछा पैन कार्ड है, कहता नहीं, तो सीजी बोले ला भाई पैन कार्ड दे, बनवा पहले, समझ गए। Note 3, the assessing officer having regard to the nature of transaction as may be prescribed may also allot a pen to any other person, चाहे वो टैक्स पे करता है या नहीं करता हो, पैन कार्ड तेरे को देना मतलब अलॉट कर देंगे, चाहे तू टैक्स की लिमिट में है या नहीं है। तो ऐसे ये कुछ नोट है, वॉलेंट्री बेसिस पे भी कर सकते हो, और एक माइनर अपना पैन नंबर डालता है तो माइनर को तो पैन मिलेगा नहीं, तो वो किसका पैन नंबर डाल देगा, पापा का या मम्मी का या अपने गार्जियन। ऑल वेल, अब ये कह रहा है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पेन विद आधार नंबर, ये अब नया है,
आजकल आधार और पैन कार्ड को क्या कर दिया इन्होंने, लिंक कर दिया, इंटरलिंक्ड कर दिया। पिछले 31 मार्च तक ये डेट बढ़ा बढ़ा के पिछले 31 मार्च तक इन्होंने लगभग लगभग सबके आधार और पैन को लिंक कर दिया। मतलब अब जैसे वन नेशन वन टैक्स है जीएसटी, ऐसे वन नेशन वन आईडी आधार। आप आधार कार्ड डालो आपको पूरा चिट्ठा आ जाएगा सामने, इतना टैक्स भरा था, इतने बैंक अकाउंट है, इतना हुआ। अब तो आधार से पैसे निकाल सकते हो आप, पता है आपको, बैंक से, क्योंकि लिंक है वो। तो इतना ज्यादा आधार का सिस्टम इन्होंने कर दिया, मतलब फ्रॉड के चांसेस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये कह रहा है ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट हिज पेन may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of PAN if he, मान लो, has not been allotted a PAN but possess the Aadhaar card। मान ले अभी उसको पैन कार्ड अलॉट नहीं हुआ है, तो वो अपना आधार नंबर उसके ऊपर डाल सकता है। और he has been allotted a PAN and has intimated his Aadhaar number to prescribe authority in accordance with the requirement contained under section 139AA। पैन अलॉट हो चुका है लेकिन बंदे ने आधार नंबर अपना डाल दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मई 24 में इलेक्शन होंगे, तो आज से 6 साल पहले मेरा वोटर आईडी कार्ड खो गया, मेरा वोटर आईडी कार्ड, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको अप्लाई कर पाऊँ। 6 साल से कभी एक दो बार सोचा भी था तो छोड़ना, ठीक है। लेकिन मैं सारे वोटर आईडी कार्ड ना होने के बाद भी मैंने सारे इलेक्शंस में वोट दिया। तो अगर मैं अपना आधार कार्ड भी लेकर जाता हूँ तो भी मेरी वोटिंग हो जाती है। मतलब वोट में भी आपका आधार कार्ड चल रहा है, तो पैन में भी आपका आधार कार्ड चल रहा है। ऑल वेल, पैन अगर नहीं है तो नोट कह रहा है पैन वुड बी अलॉटेड इन प्रेस्क्राइब मैनर टू ए पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड ए पैन बट पजेस, तो उसको पैन दिया जाएगा। मैनर क्या है, जो भी पैन कार्ड देने का मैनर होता है। लेकिन फिलहाल उसके रुके हुए काम किससे पूरे हो जाएंगे, उसके आधार नंबर से। समझ में आ गया जी बेटे, कोई दिक्कत? तो nowadays PAN is being used to detect concealed income। छुपाई हुई आपकी जो इनकम है, उससे आपका जो पैन कार्ड है उस नंबर से आपकी सारी छुपी हुई इनकम निकल जाती है। समझ गए? तो रूल नंबर 114 बी, ये बेटे बी है, of the income tax rules 1962 provides that PAN is to be compulsory quoted in the following। और इसके ऊपर आइए अमेंडमेंट जो मैंने चैप्टर के सबसे एंड में दे रखी है, ये आपके इनकम टैक्स की अमेंडमेंट है इस चैप्टर की। ये मैंने एज इट इज वहां से कॉपी करी है इनकम आपके इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की अमेंडमेंट। वापिस आ जाते हैं, ये रहा। तो कंपलसरी कोटिंग ऑफ पैन जो है वो बहुत जरूरी है। किन केसेस में, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 10 लाख रुपए से ज्यादा की है वो सेल या परचेज कर रहे हैं, यहां तक ओके। अगर आप सेल और परचेज कर रहे हो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू समझते हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू होती है और मूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होती है। और इमूवेबल की क्या होती है? इमूवेबल की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। सेल और परचेज ऑफ एनी मोटर व्हीकल अदर देन, तो कार अगर परचेज कर रहे हो तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। अभी मैं गया था अपने दोस्त के साथ 6-7 महीने पहले गाड़ी लेने, उसकी अपनी नहीं। तो उसने जब गाड़ी ली थी कैश में ली थी, बढ़िया था साला वो भी, ठीक है, कैश में ली थी। तो उसको पैन कार्ड वगैरह दिया था उसने, मांगा गया था मेरे सामने। ओपनिंग ए टाइम डिपॉजिट अकाउंट विद अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी और एनबीएफसी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 और एग्रीगेटिंग ऑफ मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर।
कोई भी आप टाइम डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में 50 से 5 लाख की। निधि कंपनी नहीं पता आपको? छोटी कंपनी। एक जिसमें मेंबर्स होते हैं कुछ, कमेटी सुना है कमेटी, एक उसी टाइप की होती है। एक मेंबर्स होते हैं निधि कंपनी जिसमें वो आपस में एक दूसरे को लोन वोन दे के हेल्प करते हैं। ओपनिंग एनी अकाउंट विद ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, एफडी को छोड़कर, टाइम डिपॉजिट को छोड़ के, क्योंकि टाइम डिपॉजिट की लिमिट क्या है 50 से 5 लाख रुपए तक होती है। या 50,000 रुपए से ज्यादा कैश सिंगल डे में जमा कर रहे हो, ठीक है, या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कर रहे हो 9 नवंबर 2016 से आपने किया है 30 दिसंबर 2016 के बीच में, तो बताओ ये टाइम क्या है? बेटे नोटबंदी हुई थी इसमें, क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर के बाद ही किया होगा ना, रात को 8 बजे तो 9, वैसे तो 9 तारीख से बैंक बंद थे 2 दिन तक, लेकिन ऑनलाइन आपके बैंक में आए हो सकता है। पेमेंट इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंकर चेक फ्रॉम ए बैंकिंग कंपनी 50,000, एक दिन में 50,000 से ज्यादा का आपने कोई डीडीवीडी ड्राफ्ट बनवाया हो, पैन कार्ड देना। मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एनी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर बैंक कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, और पैन कार्ड के बिना क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, इसलिए तो आपकी क्रेडिट कार्ड की हुई सारी ट्रांजेक्शन पता होती है उनको। अब सोचो इनको कैसे पता चला? बेटे तूने जब अकाउंट खुलवाया ना क्रेडिट कार्ड का अपना, तो तुम्हें पैन कार्ड दिया था। डीमैट अकाउंट अगर आप बनाते हो, डीमैट समझते हो बेटे? डीमैट अपना स्टॉक मार्केट का, या आप शेयर को छोड़कर दूसरी सिक्योरिटी 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन करते हो, शेयर को छोड़कर, जैसे डिवेंचर्स। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैंने अभी बताया था ना, कितने से ज्यादा? 50,000 से ज्यादा। पेमेंट एक्सीडिंग ₹50,000 टू फॉलोइंग पर्सन, म्यूचुअल फंड में दे रहे हो 50,000 से ज्यादा, या आप डिवेंचर ले रहे हो, या आरबीआई में, आरबीआई के बॉन्ड ले रहे हो। आपका उसके का थोड़ी लंबी नहीं करनी। उसके बाद आपकी क्लास कहाँ पर है? वहां ऐसा 3 बजे। अच्छा यहाँ पे कितने बजे तक आप कह रहे हैं? यहाँ पे लंबी छोटी क्लास हो गई। आज तो वैसे 1:30 बजे तक इनकी नहीं, फिर उनकी किनकी? फाउंडेशन की। फाउंडेशन की। अच्छा अच्छा अच्छा। फाउंडेशन वाले मेरे साथ बैठे हुए हैं मतलब। आप ले लो। बच्चे आए कम है, 4 बच्चे आए नहीं है। फिर मैं इनकी जा रहा हूँ। ठीक है पूछो बेटा। सर, ये दिल से थैंक यू कहते हैं आपको, बस थैंक यू में शब्द थैंक यू नहीं होते। चलो ठीक है, डन। मेकिंग अ पेमेंट ऑफ होटल और रेस्टोरेंट बिल इन कैश एक्सीडिंग ₹50,000 एट, अब जैसे मैं 50,000 से ज्यादा होटल का बिल दे रहा हूँ, तो मैं गरीब हूँ? साले लोगों के घर की वैल्यू नहीं होती 50,000 रुपये, ठीक है? हैं? फ्लो फ्लो आज मैं किसी को 50,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इन कनेक्शन विद ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एंड सेल एंड परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, अगर 2 लाख पर ट्रांजेक्शन से ज्यादा, ये भी नहीं, जैसे गोल्ड वोल्ड कुछ लेकर, कोई गोल्ड खरीद रहा हूँ 2,20,000 का, तो मेरे को क्या करना है? अपना पैन नंबर देना है। पहले लोग गोल्ड खरीद लेते थे, नहीं देते थे पैन नंबर, अच्छा गांव वगैरह में आज भी नहीं देते। आ गया भाई समझ में? ठीक है, अच्छा मैंने बताया था आज का जो क्लास होगा वो पूरा थ्योरेटिकल है, बस एक यही चैप्टर है आपके इसमें इनकम टैक्स में जो थ्योरी बेस्ड है, और इससे पहले हमने जितने भी करे सब में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा एडवांस टैक्स आपने कर लिया वीडियो वाला, उसके 2-3 क्वेश्चन है वो भेज दूंगा, ठीक है, आंसर के साथ, वो देख लेना है। सेक्शन 139 AA रिवीजन तुम्हारी कैसी चल रही है? आई अब लेवल पे आ चुकी है, लॉ की कर रहे हो साथ साथ? भाई तू कैसे आनी बोल रहा? जीएसटी उठाओ, एक ही चैप्टर उठाओ, तो मैं भी आप लोगों के साथ आता हूँ, उठाओ चैप्टर।
एक काम करो, टाइम वाला चैप्टर कर लो 3-4 दिनों में, ठीक है? तो उसके प्रोविजन में आपको अपलोड करता हूँ। ऐसे ही मेरे को बताते रहना, बताते भी तो नहीं हो तुम लोग, बिजी रहते हो। सर एक चैप्टर जैसे आ गया जीएसटी का, अगला बताओ कि सर ये वाला भेज दो, मेजोरिटी में पूछ के, तो फिर वो वाला अपलोड कर दूंगा। अभी लेते रहो धीरे धीरे वो, और अभी स्टाइल और चेंज करूंगा और तुम्हारे लिए मतलब फायदेमंद बातें बोलूंगा उसमें, ठीक है? जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी और बेनिफिशियल चीजें कोशिश करूंगा डालने की, ठीक है? रिटर्न का इसके बाद करेंगे। आ जाओ 139AA कोटिंग ऑफ आधार नंबर। तो आधार नंबर कोट करना जरूरी है क्या? तो 139AA सेक्शन आया, कहता है मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार नंबर। कह रहा है एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटली कोट आधार नंबर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2000 एंड in the application form for allotment of पैन नंबर एंड इन द रिटर्न ऑफ। आप अपनी रिटर्न पे भी 1 जुलाई के बाद आधार नंबर डालोगे, और आप जब भी पैन कार्ड की बात करते हो, पैन कार्ड अप्लाई करोगे, तो आप अपने आधार नंबर के साथ करो, ठीक है? तो पहले आधार ही मिलता है, क्योंकि आधार तो बच्चों का भी मिलता है, और पैन कार्ड आपको कब लेना होता है? 18 के बाद। अब फिर ये कह रहा है कि अब मान लो किसी के पास आधार नंबर है नहीं, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने आधार के लिए अप्लाई किया होता है। तो जब आप अप्लाई करते हो ना आधार के लिए, तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिलती है, उस पर कुछ नंबर होते हैं। तो जब तक आपका आधार कार्ड नहीं आ जाता, तब तक आप उस नंबर से भी अपना काम कर सकते हो। तो कह रहा है इफ ए पर्सन डज नॉट हैव आधार कार्ड is required to quote enrollment ID of Aadhaar application from application form issued to him at the time of enrollment. Enrollment ID means a 28-digit enrollment identification number issued to a resident at the time of enrollment. All well. फिर ये कह रहा है अपना आधार नंबर आप प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को इंटीमेट करो। तो इसकी डेट अभी क्या थी? 31 मार्च 2022। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। 31 मार्च 2022 तक अगर किसी ने अपना आधार नंबर इंटीमेट नहीं कर रखा है, तो उसकी इन्होंने डेट बता रखी है, ठीक है? और अगर कोई पर्सन फेल्स टू इंटीमेट द आधार नंबर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022, पैन अलॉटेड टू सच पर्सन वुड बिकम इनएप्रोप्रिएटेड इमीडिएटली, ठीक है? उसका पैन क्या हो जाएगा? इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही पैन इनएप्रोप्रिएट होता है, तो ये सारे काम हो जाएंगे। वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगा, उसकी पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, पेंडिंग रिफंड नहीं मिलेंगे, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स उसकी नहीं कंप्लीट होगी, और टैक्स उससे हाईयर रेट से लिया जाएगा, क्योंकि पैन उसका इनऑपरेटिव हो चुका है। सही है? मर जा फिर हमें क्या करना? डेथ के बाद थोड़ी टैक्स लेंगे आत्मा से, इधर आ टैक्स दे। पैन अपने आप इनऑपरेटिव हो जाता, ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव। ठीक है सर, ओके। तो ये इसकी डिफॉल्ट फीस है 23H 234H। ये आपका छोटा सा होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको एक सीधा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ टीआरपी का, ठीक है? फिर हम बाकी के टॉपिक्स करेंगे। जरा ध्यान से सुनो। सेक्शन 140 बाद में, 1398 है बी बाद में, ये करवा रहा हूँ, सॉरी ये रहा 139B सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी। ये क्वेश्चन पेपर में थियोरिटिकली आ जाता है। तो कौन होते हैं टीआरपी, जरा बताएंगे? तो जरा पहले ध्यान से सुनना। भारत के अंदर मैंने क्या बताया कि इनकम टैक्स की रिटर्न कितने लोग भरते हैं? 8 करोड़। पॉपुलेशन 142 करोड़ है। तो ये भी बात में पिछली 2 लेक्चर्स जो मैंने अभी तक दिए हैं, इसमें मैंने ये वाली बात भी आपको बताई कि वो लोग जो रिटर्न भरते हैं उनको पकड़ना ज्यादा आसान होता है उनके मुकाबले जो रिटर्न ही नहीं भरते। जैसे कि मेरी इनकम
10 लाख है और मैंने रिटर्न भरी 5 लाख की, तो मेरे को पकड़ना बड़ा आसान होगा। लेकिन अगर किसी की इनकम 1 करोड़ रुपए की है और वो रिटर्न ही नहीं भरता, तो उस बंदे को पकड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो ऑलरेडी रिटर्न भर रहे हैं हम तो उनमें से मात्र 3% लोगों को चेक कर पा रहे हैं, तो जो रिटर्न ही नहीं भर रहे हैं उनका क्या? आ रही है बात समझ? लेकिन ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि बेशक हम आज इनको नहीं पकड़ पा रहे जिन्होंने रिटर्न भरी हुई है, हम कभी ना कभी जरूर इनके ऊपर स्क्रूटनी करेंगे, आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद, जब भी हमारी टीम थोड़ी सी स्ट्रांग और हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी स्ट्रांग नहीं है, टीम हमारी स्ट्रांग है, लेकिन और स्ट्रांग करना है, क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की हेल्प ली, आईसीआई की हेल्प क्या ली? गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको हम एक बंदा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कहते हैं टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वहां से ट्रेनिंग करके आता है, और वो बंदा क्या करता है, उसके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है, और वो लोगों की हेल्प करता है रिटर्न को भरने में, फ्री ऑफ कॉस्ट। फीस भी होती है बहुत, थोड़ी सी फीस। तो आपको पता है ना, भारत के अंदर किसी में कोई चीज किसी को फ्री में मिलती है तो बोलना भाई मेरा भी कर दे। तो असल मकसद ये था, आया कुछ समझ? असल मकसद ये है कि उन लोगों से भी रिटर्न भरवाना जो अपने रिटर्न, तो उसके लिए वाला कंसेप्ट आया, सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी। सही है? तो देखना, तो देखो इसको पढ़ना, मीनिंग ऑफ टीआरपी। कह रहा टीआरपी इज ए पर्सन appointed by the income tax department to assist people with low income, low tax liability। ठीक है, जिनकी कम इनकम कम टैक्स लाइबिलिटी है, इन प्रिपरेशन ऑफ आईटीआर एंड फाइलिंग ऑफ आईटीआर। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? लोगों का नहीं, टीआरपी का। द फॉलोइंग पर्संस आर एलिजिबल टू गेट देमसेल्फ एनरोल्ड एज टीआरपी। इंडिविजुअल होल्डिंग अ बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, और या कोई इंडिविजुअल हु हैज पास द इंटरमीडिएट लेवल। तो इंटर के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है, कंडक्टेड बाय द आईसीएआई और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। हाउएवर द फॉलोइंग पर्सन आर इनएलिजिबल फॉर बिकमिंग अ टीआरपी। एक अकाउंटेंट नहीं कर सकता, कोई लीगल प्रैक्टिशनर किसी सिविल कोर्ट का इंडिया में वो नहीं कर सकता, कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जैसे कि किसी बैंक का ऑफिसर, ठीक है, वो नहीं कर सकता, और किसी स्पेसिफाइड क्लास या क्लासेस पर्सन का एम्प्लॉय नहीं कर सकता। वही बता रहा हूं, कह रहा एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन। तो यह स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन फॉर दिस पर्पस मींस एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी of a person whose account are required to be audited under section 44AB or under any existing law, who is required to furnish a return of income under the act, in the other employee of the company and person whose account are required to be audited। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये सारे लोग नहीं कर सकते, टीआरपी नहीं कर सकते। कौन कौन कर सकता है पहले वो देख लेते हैं। एक वो इंडिविजुअल जिसके पास क्या हो, डिग्री हो, कहाँ से, किसी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से, या कोई इंडिविजुअल जिसने सीए सीएमए सीएस का इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा हो। लेकिन एक अकाउंटेंट इनएलिजिबल है टीआरपी करने के। अकाउंटेंट तो आप कहीं से भी बन जाते हो, 6 महीने टैली सीखा, एक कोर्स किया, 3 महीने का अकाउंटेंट। कौन हो? अकाउंटेंट। जैसे बीकॉम वाले लोग घूमते हैं, क्या कर रखा है, बीकॉम, है ना, फ्री में भी बीकॉम ना करे कोई, इतना बुरा हाल कर रखा है बीकॉम वालों को। और सब उससे भी बुरा हाल है इंजीनियर का। पता है आप लोगों को, इंजीनियर जो लोकल इंस्टीट्यूटों से कर लेते हैं उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है। कोई लीगल प्रैक्टिशनर जो किसी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो,
कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, जैसे किसी बैंक का कोई ऑफिसर, विद विच द असेसी मेंटेन ए करंट अकाउंट, जहां पर असेसी करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। जैसे मैं एक ऐसे बैंक में अपना करंट अकाउंट मेरा चलता है जिसके अंदर का ऑफिसर मेरी रिटर्न को क्या करता हो, प्रिपेयर करता हो, तो इंडिपेंडेंस कहाँ रह गई? गलत रिटर्न नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। या एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ द पर्सन, कोई स्पेसिफाइड क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन का कोई एम्प्लॉय, उसका टीआरपी नहीं हो सकता। और इन सब का एक ही रीजन है, वो रीजन है क्या? इंडिपेंडेंस। अब सोचो मेरा एम्प्लॉय मेरी रिटर्न भर रहा है, अगर उसने मेरे को कोई ऐसी रिटर्न भरी जिसमें मेरी लाइबिलिटी ज्यादा बन रही है, तो मैं उसको बोलूँ भाग यहाँ से, तेरे को रखा क्यों है मैंने? समझ गए? तो वो मेरे को इम्प्रेस करने के लिए मेरा टैक्स क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा, बहुत कम दिखाएगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसकी फैमिली और उसके दोस्त। चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ये पहले हंस गया क्योंकि इसने फर्म में काम किया हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद, उसकी फैमिली और उसके मित्र, कितनी भी इनकम हो जाए वो लोग टैक्स पे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो टैक्स इवेजन करते हैं, वो टैक्स की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये करते हैं कि सारा पैसा कैश में रिसीव करते हैं, और भी दूसरी प्लानिंग्स होती होगी, तो वहां थोड़ी सी इंडिपेंडेंस ऊपर नीचे होती है। समझ गए? इसीलिए टीआरपी ये लोग नहीं हो सकते। आगे समझ में? अब ये कह रहा है खुद की बस, हाँ, तो उनकी स्क्रूटनी वहां कर लेंगे ना वो लोग, ठीक है। अब ये कह रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ टीआरपी। टीआरपी का क्या कॉम्पनसेशन होता है? तो द डिपार्टमेंट पेज लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट एज कमीशन टू टीआरपी। 3% of the tax paid by the assessee on the income declared or rupees 1000, whichever is lower। कम थोड़ी है, इतनी जनसंख्या है। 1000 इसलिए कराया कि और रिटर्न लेकर आए हो, क्योंकि जितनी ज्यादा रिटर्न भरवाएगा उतनी ज्यादा इनकम। जैसे कॉल सेंटर में सेल्स बढ़वाते हैं, तेरी डैश सेल्स बढ़ा। गए हो कभी कॉल सेंटर? कभी जाके देखना, एक दो दिन जॉब करना, तो तुम्हें उस नर्क से ज्यादा यहाँ की पढ़ाई ज्यादा इजी लगेगी। बहुत बुरा हाल। कभी भी कॉल सेंटर में जॉब मत करना। आगे देखो, ए टीआरपी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए मिनिमम कमीशन ऑफ ₹250 इन टोटल, where the commission received from the department is less than 250, the deficit is payable by the assessee from whom the TRP files the return। तो कम से कम ₹250 मिलेंगे ही मिलेंगे। और मान लो 3% ऑफ द टैक्स कम था अमाउंट, तो फिर वो पैसा किससे ले लिया जाएगा? असेसी से ले लिया जाएगा। समझ गए? लेकिन इस बंदे को कमीशन मिले, तो बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल टैक्स मान लो बना 10,000 रुपये, तो 10,000 का 3% कितना होता है? 300। तो 300 रुपये इसको मिल जाए टीआरपी, और 1,000 रुपये विच एवर इज। अब मान लो टैक्स बना 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का टैक्स बना है, तो 10 लाख का 3% क्या होता है? 30,000। 30,000 ही होता है ना, और 1,000, तो 1,000, मतलब 1,000 से ज्यादा नहीं जा सकता। और ₹250 मिलने ही मिलने, मिनिमम ₹250 मिलते ही। समझ गए? अब ये कह रहा है कि कौन कौन लोग अपनी रिटर्न टीआरपी से नहीं भरवाते, यानी भरवा ही नहीं सकते। एक तो नॉन रेजिडेंट, कंपनी, कंपनी प्रोफेशनल। भाई ये किसके लिए बनाए टीआरपी? छोटे स्मॉल लोगों के लिए। कंपनी टीआरपी से भरवाएगी, साला कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी, टीआरपी ऐसी तैसी कर देगा। वो ग्रेजुएट बंदा जिसने इंटरमीडिएट लेवल पास किया हुआ है, वो भी सब नहीं हो सकता ग्रेजुएट ही हो, तो उसको मना कर तेरे बस की नहीं है बेटे कंपनी का, ठीक है। या वो बंदा जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है 44 AB में,
ऑडिट करिए सीए ने और रिटर्न भर रहा है जूनियर। ये क्या है, नाइंसाफी नहीं है नाइंसाफी या नहीं? मतलब छोटे मोटे युद्ध में किंग जा रहा है, बड़े युद्ध में चेलों को भेज दे, जाओ बेटे। अरे ये कौन सा राजा है तू? सही है। सेक्शन 140 कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स। अब जरा इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने अपनी रिटर्न भरी है तो मेरी रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा? एक बार इसको पढ़ो जरा, मैं आता हूँ। और यहाँ तक पढ़ लो तो ऊपर कर देना। चालू कर दूं मैं? 1:30 बजे टीवी भी बंद हो गई। टाइमर लगाओ चल। 5 मिनट की ब्रेक। नहीं। दूसरे पे लिखा है चक्र हो गया सारे में तो मुझसे सारे ये बचा कौन से नहीं अभी मैं दो इस पर तुम्हारे द्वारा कुछ पैसे भी नहीं कटेंगे तो जरा कुछ बता सकते हो जब क्या सब फन है देखने पड़ी अरे रेशे क्या चल भाई, चलो आगे पढ़ते हैं। अबे चालू करो ना इसको। बताओ, कोई चालू भी नहीं करके गया हुआ है, चालू करो। तो बेकार हो तुम लोग। वो कहाँ है आज मेरा दोस्त? आज भी पेपर है, कल भी होगा। कौन सा पेपर है आज? पता नहीं आता पेपर पेपर नहीं है ना आज? कल है। पेपर के बहाने ये लोग कहाँ गए? टैक्सेशन का? अच्छा, बैक का। बैग बैक का। जल्दी चला जाता है पेपर से। अच्छा, तुम्हारा सेंटर एक ही जगह पड़ा हुआ है? कहाँ? एक ही क्लास है। कहाँ पे? आत्मा नाम है। आत्मा राम। सनातन धर्म।
धोला हुआ। हाँ तू तो रात को ही पहुंच जाता होगा पेपर देने। इसका पेपर 2 बजे होगा तो ये 8 बजे निकलता है घर से। तो पढ़ रहा हूँ, हैं? जल्दी चालू करना भाई। बात करूंगा। लेकिन लेट पहुंचता है ये। पहुंचता लेट है तो बीच में कहाँ होता है। अच्छा तो बाइक खींचते हुए जाता है। तू चलाएगा तो हवा आ जाएगी। चलो, चलो ये वाला टॉपिक देख लेते हैं। सेक्शन 140 कहता है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स। यानी कि जो आप लोग अपने रिटर्न्स भर रहे हो उसको वेरीफाई भी आप लोग ही करोगे। एक सिंपल वैसे ही होता है जैसे आप कोई गूगल फॉर्म भरते हो या कैसा भी कोई फॉर्म होता है तो नीचे एक टिक मार्क होता है। वेरीफाई करते हो कि ऊपर दी गई जितनी भी डिक्लेरेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो जेन्युइन है। तो वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न में ये इंडिविजुअल है, कह रहा है रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। कह रहा है इफ द इंडिविजुअल इज मेंटली इनकेपेसिटी उसकी है फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स, रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय हिज और एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट। If the individual cannot verify the return because he is absent from India, then return shall be verified by his duly authorized agent. Or if the individual cannot verify the return because of any other reason whatsoever, तबीयत खराब थी, एडमिट था हॉस्पिटल में, 31 जुलाई की रात को एक्सीडेंट हो गया। अरे तेरे तू बाहर क्यों लग रहे थे इसको? यस, हर बार मर गया तू। shall be verified by his duly authorized agent. तो कहता है वेयर द रिटर्न इज वेरीफाइड बाय एन एजेंट फर्निशिंग पावर ऑफ अटॉर्नी अलॉन्ग विद रिटर्न इज मैंडेटली रिक्वायर्ड। ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ने अपने एजेंट को दिया हुआ है कि आप फर्निश करो, आप वेरीफाई करो, तो फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी लगाता है ड्यूली ऑथराइज्ड कि अभी ये मैंने ही जो है वो दिया है। एचयूएफ की रिटर्न वेरीफाई कौन करेगा? और मान लो करता पगला गया थोड़े टाइम के लिए या वो इंडिया में नहीं है, तो कोई एडल्ट मेंबर मेल या फीमेल उस फैमिली का वो कर सकता है। एचयूएफ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को भी दे दो। पार्टनरशिप में मैनेजिंग पार्टनर, और वही वाली बात अगर नहीं है मैनेजिंग पार्टनर अवेलेबल तो अदर पार्टनर। एलएलपी फर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है देन रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय एनी अदर पार्टनर और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब। कंपनी का देखते हैं, ये देखना रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय द एमडी। कंपनी में सबसे पहले रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। इफ द एमडी इज नॉट अवेलेबल रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय एनी अदर डायरेक्टर। मतलब सिंपल, जब सीनियर ना हो तो उससे नीचे वाला बंदा। नहीं, ये कंपनी के अफेयर्स थोड़ी हो रहे हैं। रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय द एजेंट इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी। ठीक है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो if the company is in liquidation then return shall be verified by the official liquidator। कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, इसको कौन क्या कहते हैं? इसको ऑफिशियल लिक्विडेटर वो पर्सन जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसकी एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी को पे कर। जनरली ये भी सीए सीएस सीएम में ही होती है, ज्यादातर सीएम में होता है क्योंकि ये कॉस्ट की बात होती है ना लिक्विडेशन में। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय सीजी और एसजी, मान लो किसी कंपनी का मैनेजमेंट सीजी और एसजी ने लिया हुआ है, तो वो बंदा जो प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बंदा रिटर्न को क्या करेगा? वेरीफाई। इफ एन एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर द आईबीसी कोड 2016, रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय सच एजुकेटिंग अथॉरिटी। अगर कंपनी ने अपने आप को इंसॉल्वेंट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करवाया था, तो इंसॉल्वेंसी का एक कानून है आईबीसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल बंदा जो अपॉइंट किया गया है वो बंदा क्या करेगा, आपकी रिटर्न को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ऑल वेल। अब अदर्स में कौन कौन है, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, तो आपको पता है इसकी भी रिटर्न जाती है। लोग चंदा देते हैं ना इनको, इनका चंदा इतना होगा, ये चंदा मामा खरीद ले, इतना चंदा आता है इनके पास। खुद की तो गवर्नमेंट ने खुद ही रिटर्न भरना है, तो कोई वैल्यू नहीं। बाद में तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी बाद उस में टाइम, बाद में तब भी पकड़ेंगे जब ना, जब कोई गलत करेंगे। रिटर्न भरना मतलब ये थोड़ी होता है गलत किया हुआ है। सर वो फंड आ रहे हैं कहीं से, तो वो खुद की गवर्नमेंट है, खुद ही का ही वो सब कुछ है, तो गवर्नमेंट पार्टी है, सरकार, भाई एक बात बताओ, सरकार चुनी गई है, लोगों के खुद की थोड़ी है उनकी। खुद का क्या होता है, वो तो आर्टिफिशियल है। सरकार चुनी गई है, सरकार चल रही है। कौन चला रहा है वो पार्टी को, पार्टी तो बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, है अभी। तो बीजेपी, बीजेपी कोई वो थोड़ी आर्टिफिशियल है। जो उसको रूल कर रहा है उस टाइम के लिए, वो बंदे रिटर्न भरेंगे, वो मर जाएंगे या चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। टैक्स देना पड़ता है, और देते भी है। क्या लगता है टैक्स नहीं देते? वैसे तो ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी है वो चैरिटेबल होती है इंस्टीट्यूशंस, इन पे नहीं लगता टैक्स, बट फिर भी जो भी इनके ऊपर रूल्स है वो सब ये फॉलो करते हैं। और पता है इनके ऊपर गिद्ध की नज़र होती है, गिद्ध की। और जैसे अभी कांग्रेस पार्टी की डोनेशन आती है, तो क्या लग रहा है आपको, बीजेपी वाले, बीजेपी तो नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट वाले, इनकम टैक्स वाले, उनकी सारी डोनेशन पे नज़र मारते होंगे या नहीं? पर गिद्ध की नज़र होती है, समझ गए? तो रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। और अगर आप लोकल अथॉरिटी की बात करते हो तो रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर। एनी अदर एसोसिएशन है तो रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल ऑफिसर, इफ द प्रिंसिपल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, एनी अदर मेंबर। सही है। और एनी अदर पर्सन के केस में रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय सच पर्सन और बाय एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच। समझ गए जी? अमेंडमेंट हम बाद में करेंगे, अभी बाकी के टॉपिक्स कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, वेरिफिकेशन इंडिविजुअल में खुद कर सकते हैं, नहीं तो किसी एजेंट को कर सकते हैं। एचयूएफ में कर्ता करेगा, कर्ता कैपेबल नहीं है तो वो कोई फैमिली का मेंबर, पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर या कोई और पार्टनर वो नहीं है तो एलएलपी में डेजिग्नेटेड या कोई और, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, और डायरेक्टर नहीं है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेशन हो रहा है, इंसॉल्वेंसी करवा रखी है तो प्रिंस वो वाला जो प्रोफेशनल इंसॉल्वेंट ऑफिसर है वो करेंगे। तो ये पूरा है। पॉलिटिकल पार्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर, एनी अदर में भी प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है जी। तो ये हमारा टीआरपी, और ये हो गया। तो अब आपका टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट 148। तो क्या मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट का? जो भी असेसी है, वो असेसी जो टैक्स पे कर रहा है मतलब करने वाला है, वो असेसी जो टैक्स पे करने वाला है, वो रिटर्न को सबमिट करने से पहले, आपकी रिटर्न सबमिट तब होगी जब उससे पहले आपका जो भी टैक्स पेबल बन रहा है उस पैसे को आप क्या कर देते हो। तो ये टैक्स पेबल आपने कैसे असेस किया, सेल्फ असेसमेंट। आया कुछ समझ? जैसे कि मैं एक असेसी हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मिस्टर ए, तो मैंने खुद इनकम फ्रॉम सैलरी है मान लो मेरी, और कैपिटल गेन भी हुआ और अदर सोर्सेज भी हुआ, तो मैंने सब एसेस करके एंड में बताया कि भाई मेरा टैक्स 4,891 रुपये बनता है, ये 4,900 रुपये। ठीक है, ये मेरा टैक्स बनता है। तो ये मेरा जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया वो सब क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब इसके लिए क्या कहते हैं, कह रहा पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और फीस बिफोर
फर्निशिंग रिटर्न ऑफ, सही है, रिटर्न देने से पहले कह रहा बिफोर फर्निशिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम द असेसी पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट टैक्स पेबल बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम हैज बीन एक्चुअली पेड ईदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट पेमेंट और बाय वे ऑफ टीडीएस। क्या, अब जैसे कि मान लो मेरा 4,900 बना, तो मेरा ऑलरेडी 5,000 रुपए का टीडीएस जमा था, तो मेरा पेड तो हो चुका है ना। Further, the assessee should have also paid any interest or fees that he is liable to pay for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax. The return shall be accompanied by the proof of payment of such tax, interest and तो रिटर्न के अंदर आपको पूरी डिटेल इसके अंदर डालनी है, सही है, और पहले डालनी है। फिर ये कहता है ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय द असेसी, जो भी एसएससी अमाउंट पे करता है उसका ऑर्डर क्या होता है, बहुत अच्छे से सुनना। तो वेयर द अमाउंट पेड बाय द असेसी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले फर्स्टली एडजस्टेड टुवर्ड द फीस पेबल, जो भी फीस एसएससी को देनी होगी, ठीक है। फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा और तीसरे में टैक्स की पेमेंट करेगा, पहले फीस फिर इंटरेस्ट और फिर टैक्स की पेमेंट। इंटरेस्ट जैसे कोई लेट पेमेंट वगैरह दे रहा है तो एडवांस टैक्स का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ आपको बताया, अभी वीडियो नहीं देखी, देखेगा तो उसमें बताएंगे कि मान लो तेरे को टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है और तूने पे नहीं किया तो तेरे ऊपर 1% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो वो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो टैक्स पेबल से पहले करना है, समझ गए, ऑल वेल। तो देखो बता भी रहा है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 234B, कह रहा है इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A और बी। 234A और बी किसका है, तो सुन लो एक बार सबके सब, 3 सेक्शन है, 234C बी ए, सब सुनना, ये कंफ्यूज रहता है बच्चा आने के बाद भी चैप्टर। एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे करना होता है, प्रीवियस ईयर में अर्न करो, प्रीवियस ईयर में पे करो 4 क्वार्टर में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अगर प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर के अंदर का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है 234C में होता है, ऑल वेल। 234B ये कहता है कि जैसे ही 1 अप्रैल आ गई असेसमेंट ईयर की, आप ये चेक करो कि आपका एडवांस टैक्स बनना कितना था, वो तो आपने चेक कर लिया होगा, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मान लो 1 लाख रुपए बनी है, आपने अगर प्रीवियस ईयर में 90,000 तक दे दिए, मतलब 90% तक दे दिए, तो आपके ऊपर 234B नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 90% से कम पैसा दिया है तो आपके ऊपर 234B एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल से तब तक जब तक आपने वो पेमेंट नहीं करी। मान लो 31 दिसंबर वो करी तो 9 महीने का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1%, ऊपर भी 1% होता है। और 234A कब लगता है, तो ये सुनना, अब 234A लगता है आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है, आपने ड्यू डेट पर रिटर्न की ड्यू डेट पर आपने अपने टैक्स को पे नहीं लिया है, थोड़ा सुन के जाए वाला आपने रिटर्न की ड्यू डेट पर टैक्स पे नहीं किया, आपने टैक्स पे ड्यू डेट के बाद किया, तो इस पीरियड के बीच में आपके ऊपर क्या लग जाता है 234 1%। आ गया समझ में। बी वाला बताने बी वाला कहता है कि एडवांस टैक्स 234C में जितना बना साल में प्रीवियस ईयर में आपने 90% तक पे कर दिया हो और नहीं किया तो 234B लग जाएगा, ऑल वेल। ये 9 मंथ में मतलब पे करना, तो आपने पे नहीं, 1 अप्रैल से इंटरेस्ट का डेट स्टार्ट होगा, फर्स्ट डेट से 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगना चालू होगा और जब तक पे नहीं किया, फॉर एग्जांपल 31/12 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है। बेटे आ गया।
ठीक है, इसकी और डिटेल चाहिए तो वो वीडियो जरूर देख लो, एडवांस टैक्स वाली। एडवांस टैक्स से क्वेश्चन नहीं आते, आएगा तो सीधा मारते हैं एक, हर 3-4 अटेम्प्ट में बड़ा क्वेश्चन। मान लो तो बड़ा ही दे दिया तुम्हारा, तुम सामने बैठे हो, इतना आसान होगा कि छोड़ के आओगे तो गालियां दोगे अपने आप। कौन याद कर रहा है, अगला बैच याद कर रहा होगा। चलो है, टाइम हो गई। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए 234 बी, थैंक यू भाई। कह रहा है इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन ए एंड बी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द फॉलोइंग अमाउंट। तो इस अमाउंट पे कंप्यूट करते हैं, तो देख लो ये अमाउंट क्या है, दोबारा बता दिया। कुछ नहीं करवाया, जो तेरे जाने के बाद कुछ नहीं होता है। तो देखो, इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करते हो तो ऐसे होता है, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, जितना भी टैक्स बन रहा है, माइनस रिलीफ कर देना, अंडर सेक्शन 89 रिलीफ याद है, माइनस टीडीएस कर दो, और माइनस एडवांस टैक्स, बाकी बचे हुए पैसों पे क्या बनेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, प्रैक्टिकली सॉल्व आपको नहीं करना अभी इसमें। कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर टू पे टैक्स, अगर एसएससी टैक्स पे फेल कर जाता है, इफ एनी एसएससी फेल्स टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ सच टैक्स और इंटरेस्ट और फीस, ही शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट, उसको इन डिफॉल्ट मानेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स और इंटरेस्ट और फीस रिमेनिंग अनपेड, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई। ठीक है मालिक, तो ऑर्डर क्या है बेटे, ऑर्डर बस याद रखना, ऑर्डर सबसे पहला फीस, दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा टैक्स की पेमेंट, ये आपका ऑर्डर है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, आपने पेमेंट ऑफ टैक्स करनी है, इंटरेस्ट करना है, फी करना है, अपने रिटर्न को देने से पहले, रिटर्न सबमिट होने से पहले। किस ऑर्डर में करेंगे, पहले फीस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा जो भी बैलेंस। क्लियर है, इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, जितना टैक्स बन रहा है उसमें रिलीफ माइनस करो, टीडीएस माइनस करो, एडवांस टैक्स जो डिपॉजिट कर दिया है वो माइनस करो, बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, और ये कहता है सेक्शन 1398 है एंड 40 बी, अपडेटेड रिटर्न, रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई, तो ऑप्शन टू फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, एसएससी को एक ऑप्शन दिया है कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। कह रहा ऑप्शन टू फाइल अपडेटेड रिटर्न, एनी पर्सन may furnish an updated return of his income of any other person in respect of which he is assessable for the particular year at any time within 24 months from the end of relevant assessment year. Updated return can be filled irrespective of whether or not the person has furnished belated or revised for the respective year. कोई बताएगा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अपडेटेड रिटर्न क्या है, जरा बताओ पढ़ के। असेसमेंट ईयर, मतलब जिस असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया तो हमें आगे उसके बाद तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। सुनो, एनी फर्स्ट पर्सन, दोबारा से देखना, मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम ऑफ, ये क्या है, एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज, तो क्लबिंग याद आई, क्लबिंग क्या होता है, इनकम किसी और बंदे की और एसेसेबल मेरे को हुआ, उसके लिए ये टॉपिक, फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, तो मैं कभी भी अपनी उस रिटर्न को अपडेट कर सकता हूं विद इन 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट, irrespective of whether or not the person has furnished a return under section 1394 और revised return 1395 for the respective year. All well, तो ये किसके लिए आया टॉपिक, क्लबिंग वाला जो, ठीक है, क्लबिंग क्या होता है पता है,
क्लबिंग ऑफ इनकम। स्लबिंग ऑफ इनकम में कह रहा है इनकम किसी और बंदे की होती है लेकिन एसेस कोई और होता है। कमाया पैसे मेरी बीवी ने, लेकिन एसेस मेरे ऊपर हो जाएगा, टैक्स मैं पे करूंगा। तो फिर मैं वहां पर एक अपनी रिटर्न अपडेट करूंगा जो मैंने फाइल की होगी। कब करूंगा? 24 महीनों में फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ऑल वेल? क्या? क्योंकि पहले नहीं हुई इसलिए, और हो गई तो थोड़ी करेंगे। एग्जाम्पल, एन अपडेटेड रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, तो असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25 कैन बी फिल्ड टिल 31 मार्च 2000। तो देख 24-25 खत्म हुआ हुआ कब? 31 मार्च 2025 को, तब से 24 महीने। तो अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। कह रहा है द प्रोविजन ऑफ अपडेटेड रिटर्न वुड नॉट अप्लाई इफ द अपडेटेड रिटर्न ऑफ सच पर्सन फॉर दैट असेसमेंट ईयर इज ए or has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return furnished 1, 4 और आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो अपडेट मत करना, इनकम टैक्स वाला बेवकूफ थोड़ी है, ठीक है, कि टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करवाए। और रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीज द रिफंड, और आपका रिफंड अगर बढ़ रहा हो तो भी मत करना। पर इनकम टैक्स वाले ने अपने सारे फायदे यहाँ बंद कर दिए, ठीक है। तो किन किन सर्कमस्टांसेस में अपडेट रिटर्न आप नहीं भर सकते? तो वेयर एन अपडेट रिटर्न हैज एनी प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्पाइलेशन और रिवीजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग। मेरा असेसमेंट पेंडिंग है, चल रहा है, तो मैं उस टाइम पे अपने रिटर्न को अपडेट, और ही इज सच पर्सन और बिलोंग टू सच क्लास ऑफ पर्सन जिसको सीबीडीटी ने, जैसे विजय माल्या, वो अपडेटेड नहीं कर सकता, समझ गए? Updated return can be if any person has a loss in any previous year and has furnished a return of loss on or before the due date of filing return. He shall be allowed to furnish an update return if such update return is a return of। तो यहाँ क्या कह रहा है एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स ने अपना रिटर्न ऑफ लॉस भरा असेसमेंट ईयर 23-24 का 31 मई 2022 टाइम पीरियड में भर दिया, कंसिस्टिंग ऑफ ₹5 लाख एज बिजनेस लॉस। He can furnish an update return for AY 23-24 up to 31 मार्च 2000 if such updated return is a return of, अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम हुई तो नोट ये कह रहा है इफ एनी बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन और alternate minimum tax credit gets reduced for any subsequent year as a result of furnishing of update return of income for a particular year, an update return is required to be furnished for each such subsequent year। ये सुन लो जरा लास्ट पॉइंट। अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जो पहले से आ रहा है, या कोई ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, या एएमटी का क्रेडिट है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, पता है आपको इंडिविजुअल को ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ता है। ये मैं आपके लिए पूरा मिसलेनियस टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा वो। हाँ, एक मैट होता है, मैट कंपनी पे लगता है और एएमटी इंडिविजुअल पे लगता है, कि इंडिविजुअल को ऑल्टरनेटिवली इतना टैक्स तो देना पड़ेगा मिनिमम। क्लियर है? वो मैं बताऊंगा टॉपिक जब करवाऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। एएमटी का मतलब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब आपसे कहा जाता है आप एक मिनिमम टैक्स अभी पे कर सकते हो ऑल्टरनेट। तो मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे कम बनी जितना आपने पे कर दिया, तो क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। तो गेट रिड्यूस फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर और एज ए रिजल्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ अपडेट रिटर्न। मान लो आपका लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और एएमटी क्रेडिट रिड्यूस हो रहा है, तो फायदा किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच, गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, तो वो कह रहा है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को भर सकते हो। समझ गए? क्लियर है? तो टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न ये हम अगली क्लास में करेंगे।
यह एक लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लोगे आप? कर लेते हैं फिर इसको, है लास्ट ईयर, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को देख रहा हूँ मैं। आ जाओ, टैक्स और अपडेटेड रिटर्न कह रहा, पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी बिफोर फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम of where no ITR has been furnished by the assessee initially under section 3914, मतलब किसी ने ITR असेसी ने 139(1) में 39(4) में नहीं भरी, तो असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट। सबसे पहला टैक्स पेबल, इंटरेस्ट, अगर उसने एडवांस टैक्स, मान लो टैक्स पेबल उसका 10,000 रुपये से ज़्यादा था, तो 10,000 से ज़्यादा अगर टैक्स पेबल होता है और तो उसको क्या देना पड़ता है, और एडवांस टैक्स भी उसने नहीं दिया होगा, तो उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट, अंडर सेक्शन 234 सी, 234 बी, 234 ए। फी पेबल फॉर एनी डिले, रिटर्न लेट भरेगा तो फीस भी देनी पड़ेगी। एडिशनल टैक्स एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 140 बी and the updated return has to be accompanied by the proof of payment of such tax, additional tax, interest and fee. All well? चलो, तो दूसरा ये कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट बिफोर फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम वेयर आईटीआर हैज बीन, लेकिन यहां पर आगे क्या है, आईटीआर भर दी थी बंदे ने, ऊपर वाले में आईटीआर नहीं भरी, तो अब आईटीआर ये भर चुका है ऑलरेडी, तो कुछ चीजें यहाँ कट जाएगी। टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी डिफॉल्ट और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मान लो एडवांस टैक्स उसने दिया था नहीं दिया था, और एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स आगे आएगा। एडिशनल इनकम टैक्स पेबल कितना होता है, 25% of aggregate of tax and interest payable as determined above if such return is furnished after the expiry of time available, ये 5 है, but before completion of the period of 12 month from the relevant, और 50% ऑफ एग्रीगेट अगर 12 से 24 महीनों के बीच में करता है, मतलब टाइम पीरियड क्या है अपडेट का, 24 महीने, 12 महीनों के अंदर कर देगा, और 50% कब, सही है, समझ गए। और लास्ट कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स, तो टैक्स वुड इंक्लूड इंटरेस्ट, सरचार्ज और सेस बाय वट एवर नेम कोड, तो ये नहीं कि आपने मेन इनकम पे कर दिया वो सेस वगैरह छोड़ दे, नहीं, सेस वैस सब जोड़कर उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, उम्मीद है समझ में आया, आगे सबको क्लियर है। शुरुआती सेक्शन 139(1), 3, 4, 5, 6, इनको तो रट मारना, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा यहां से है। इसके अलावा आप करना क्या, ये अपना एडवांस टैक्स, नहीं 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 नहीं, ये जो टीआरपी वाला, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अमेंडमेंट, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, कुछ खास नहीं है उसके अंदर, आ जाओ। अमेंडमेंट इन रूल 114 बी कह रहा है एज पर सेक्शन 139A5 कोटिंग ऑफ पैन इज in all document pertaining to such transaction enter into by him as may be prescribed by CBDT, तो किस किस में मैंडेटरी है वो कहां बताया हुआ है, 114 बी में। However, as per second proviso to rule 114B, the requirement of mandatory quoting of PAN is relaxed where a person does not have a PAN and makes a declaration in form number 60 giving therein the particular of such transaction। तो ये वाला पॉइंट, ये सेकंड प्रोवाइजो है, कह रहा है सच द सीबीडीटी हैज नोटिफिकेशन अमेंड करा है 114 बी टू विड्रॉ सच रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अभी किसका करा है बताता हूँ। देयरफॉर 10 अक्टूबर 2023 के बाद सेकंड प्रोवाइजो पर सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 114 बी प्रोवाइड दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग ए कंपनी और फर्म who does not have a PAN and who enter into any transaction specified in rule 114B has to make a declaration in form number 60
गिविंग देयर इन द पर्टिकुलर ऑफ सच ट्रांजेक्शन। हाउएवर ए फॉरेन कंपनी जिसके पास कोई इनकम नहीं है चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, उनको जरूरी नहीं है पैन डालने की। इन एन IFSC बैंकिंग यूनिट, इसकी भी डिटेल देंगे, हैज टू मेक डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60। तो सुनना, अगर कोई आप अकाउंट ओपन करते हो अदर देन ए टाइम डिपॉजिट और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद ए बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई, आपके ऊपर कितनी भी वैल्यू की ट्रांजेक्शन हो पैन कार्ड क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। सही है। और अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हो बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, निधि और NBFC, ऊपर पड़ा था ना, तो अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 और एग्रीगेट टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग ए प्रीवियस। ठीक है। 114B IFSC यूनिट के बारे में इन्होंने बता रखा है, IFSC अथॉरिटी। अमेंडमेंट इज 114BA एंड रूल 114BB। अब ये भी सुन लो, एज पर सेक्शन 139A read with rule 114BA, every person who has not been allotted a PAN has to apply for PAN if he intend to enter into any of the following transaction। अगर आप ये 3 ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको अपने पैन को अलॉट करना ही पड़ेगा। नंबर 1, अगर आप डिपॉजिट करते हो कैश इन हिज 1 और मोर अकाउंट्स विद अ बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, if the aggregate amount of cash deposit in such account during a financial year is, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हो कैश फ्रॉम इज 1 और मोर अकाउंट, विड्रॉवल की लिमिट क्या बता रखी है, 20 लाख से ज्यादा। और अगर आप करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोल लो बैंक उसमें कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो कैसा भी अकाउंट आप खोलते हो तो मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर अपना पैन देना पड़ेगा। ऑल वेल, ये आपकी क्या है, अमेंडमेंट है। तो इन केसेस में पर्सन को जरूरत नहीं है अपना पैन कार्ड अप्लाई करने की, पैन कोड करने की। वेयर द पर्सन मेकिंग द डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ अमाउंट अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश 1 to 2 अबव, इनके अलावा कहीं और करता हो। दूसरा, अगर IFSC बैंकिंग यूनिट में ट्रांजेक्शन हो रही है तो ये फॉरेन कंपनी करती है। और तीसरा, नॉन रेजिडेंट जो कंपनी नहीं है या फॉरेन कंपनी जिसका कोई इनकम इंडिया में ना हो, इनको पैन कार्ड देने की आवश्यकता। ठीक है। तो ये हमारी अमेंडमेंट है छोटी सी, इसको देख लेना। ऑल वेल, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। तो मिलते हैं बेटे अगली क्लास के अंदर।